आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेज़बान उर्वत अलवस्का। नाजरीन, जिस तरह से सोशल मीडिया हम पर इनफरादी सतह पर असरात पैदा करता है, उसी तरीके से हमारे समाज पर भी इसके मनफी और मस्बत असरात दोनों देखने को मिलते हैं। नाज़रीन, जिस सोशल मीडिया को हम कई सारे जराइम की आगाही के लिए यूज़ करते हैं या कई सारे जराइम के बारे में हम इस सोशल मीडिया से आगाह होते हैं, उसी सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे जराइम पना ले रहे हैं। नाज़रीन, इस सोशल मीडिया के दौर में किस तरीके का इम्पैक्ट सोशल मीडिया का क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन पे पड़ता है, इस चीज़ को समझने के लिए आज की इस शुमारे में जिस खास मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन। और इस खास मौजू पर बात करने के लिए आज अपने स्टूडियो में हमने कुछ मेहमानान को दावत दी है। आइए नाजरीन, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ भगत जी। आप एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं और अभी हाल में बतौर कमिश्नर सेक्रेटरी गवर्नमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट आप अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है मिस तनुश्री जी। आप एक SSP स्टेट इन्वेस्टिगेटिव कश्मीर में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ और एक दोस्त भी जुड़े हुए हैं, आप हैं फैसल जावेद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चूंकि आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है, इस पर बहुत बात होती है कि क्राइम और सोशल मीडिया का क्या ताल्लुक है। चूंकि आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी आपकी महारत रही है, तो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और क्राइम और इन्वेस्टिगेशन को लेके और चीज़ें तो हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आगाज़ में हम चाहेंगे कि जो एक अहम एस्पेक्ट हम मिस कर देते हैं जब हम इन चीज़ों के बारे में डिबेट करते हैं, वो है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। तो आपसे जानना चाहेंगे पहले कि सोशल मीडिया को आप किस तरीके से देखते हैं एज अ सोशल प्लेटफॉर्म, और साथ में ये जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की हम बात करते हैं हमारी यूथ पे खासकर, वो क्या है इस सोशल मीडिया का? जी, देखिए, सोशल मीडिया का जो एक्सपेंशन हुआ है 2000 के दशक में, चाहे उसमें हम वीडियो ऐप्स की बात करें यूट्यूब की तरह, या जो सोशल मैसेजिंग ऐप्स हैं जैसे फेसबुक इत्यादि है, या इसके अलावा हमारे बहुत अलग ब्लॉगिंग ऐप्स हैं, तो लगभग आप समझ लीजिए कि इंटरनेट की स्पीड के बढ़ने के बाद पहले तो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, फिर डेस्कटॉप स्क्रीन पे, और आखिरी में मोबाइल के ऊपर इसकी अवेलेबिलिटी अक्रॉस जनरेशन हो गई है। इसका बड़ा प्रोफाउंड इम्पैक्ट हुआ है हमारे यूथ के ऊपर और हमारी एल्डर जनरेशन के ऊपर। इसमें जो सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि ये जो कंपनीज हैं, ये प्रॉफिट मोटिव पे इन कंपनीज ने ऐप्स को बनाया है। जब इसको बनाते वक्त इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो हमारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, इस तरह के साइकोलॉजिकल वेरिएबल जो हमें इन ऐप्स को ज़्यादा यूज़ करने के लिए मोटिवेट करें, उस तरह से इनको डिज़ाइन किया गया, अट्रैक्टिव बनाया गया। शायद ऑब्जेक्टिव गलत नहीं था, मगर अब इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हमारे यूथ पे और हमारी बाकी जनरेशन पे पड़ रहा है। इसमें सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो है कि जो हमारी बच्चों की टेंडर एज होती है, उस दौरान उनको काफ़ी ज़्यादा बम्बारमेंट विद सोशल स्टिमुलाई होता है, विजुअल स्टिमुलाई होता है। तो डोपामाइन नाम का एक रिसेप्टर है, उसके ऊपर ये सारे सोशल मीडिया ऐप्स काम करते हैं। अगर आपने फेसबुक पे कोई अच्छी फोटोग्राफ डाली, उस पर एक लाइक आया, तो आपका डोपामाइन इंक्रीज होगा और आपको लगेगा कि मुझे इसको और इस्तेमाल करना है। या फिर यूट्यूब पे अगर हम बार बार वीडियोस देखें, तो बच्चों का जो अटेंशन डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एक हम डिसऑर्डर कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो उसमें जो बच्चे हैं वो अब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, उनका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो गया है। और किसी भी अच्छी तालीम के लिए, अच्छी नॉलेज गेन करने के लिए हमें अपना अटेंशन स्पैन बढ़ाना होता है। एक जो बहुत बड़ा डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है जिसको हम कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि किसी ने वीडियो में डाला कि मैं घूमने की सैर करने के लिए कहीं पे ताजमहल देखने गया हूं या किसी और कंट्री गया हूं, तो वो बाकी सबको ये लगेगा कि भाई हम कुछ मिस आउट कर रहे हैं। वो जो चैलेंज और ट्रेंड्स हम देख रहे हैं कि किसी बंदे ने कोई खतरनाक स्टंट किया, तो वो ही मुझे लगता है वो फोमो उसके साथ रिलेटेबल जी हाँ, वो कॉपी करने का मतलब सोशल वैलिडेशन की जरूरत है। मतलब वीडियोस पे वीडियोस बना के बच्चे डालेंगे या फिर कोई अपनी फोटोग्राफ डालेंगे, और अगर उसमें रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो अगर आएगा तो एक पॉजिटिविटी आएगी और एक एडिक्शन टाइप होगा, अगर नहीं आएगा तो फिर डिप्रेशन भी हो सकता है। इनफैक्ट जो आइडेंटिटी क्राइसिस इससे हमें देखने को मिलती है, वो भी कहीं ना कहीं वो एक क्रिमिनलाइज करता है कई चीज़ों को। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और दूसरा सबसे बड़ा एस्पेक्ट है कि जो भी आपकी प्राइवेट लाइफ है उसमें काफ़ी सारे अगर कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जो कि साइबर क्राइम की तरफ जिनका ओरिएंटेशन है, तो बहुत सारी आपकी इन्फॉर्मेशन वो फॉलो कर सकते हैं, वो आपके ऊपर लीड ले सकते हैं, उनको आपके बारे में पता चल सकता है कि आपकी क्या वीकनेसेस वगैरह हैं। इवन आपको पता है कि जो आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पे है, ये भी मार्केटेबल है। जैसे मान लीजिए अगर आप घूमने गए
किसी इलाके में, तो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ की ट्रैवल एजेंट कंपनीज का मैसेज आना शुरू हो जाएगा। कोई प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं तो अगर आपने उसको सर्च किया गूगल पे तो वो कंपनीज आपको एक्सेस करना शुरू कर देंगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं बैक एंड पे एक लिंक है बिटवीन दोज कंपनीज एंड बिटवीन योर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें बड़ी क्रिटिकल हैं। बट सबसे ज़्यादा जो मेरा कंसर्न है कि जो हमारी यंग जनरेशन है जो कि बहुत फॉर्मेटिव ईयर्स पे है, तो उनको इस सारे डायनेमिक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो कई बार बिंज इंटरनेट पे वो चले जाते हैं। एवरेज टाइम ऑन द इंटरनेट उनका 7 से 8 घंटे हो गया है। तो उनका जो प्रोडक्टिव ईयर जहां पर वो अपनी नॉलेज गेन कर सकते थे, सोशल स्किल्स खत्म होते जा रहे हैं, एक आइसोलेशन हो रहा है और एक नेट अवतार पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है, रियल लाइफ पे प्रेजेंस ही नहीं है कोई। तो ये सब चीजें बड़ी क्रिटिकल हैं जी। और मुझे लगता है जिस तरीके से बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बोला कि मतलब कोई भी इंसान क्रिमिनल पैदा नहीं होते हैं, बल्कि एक समाज में उसमें ऐसे ट्रेड्स पैदा हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक वर्चुअल वर्ल्ड में हम आगे हैं, इस स्पेस में भी एक अलग एक समाज, एक वर्चुअल समाज जो हमारा बन गया, इसके जरिए भी बहुत सारे क्राइम्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑनलाइन हैरेसमेंट भी है या साइबर बुलिंग या ऑनलाइन स्कैम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। और आपसे इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम रुख करेंगे तनुश्री जी आपकी और आपसे हम जानना चाहेंगे कि चूंकि हम आप फील्ड में हैं अभी, और आपने देखा होगा एक जो हमारे कश्मीर में भी एक ट्रेंड बनी हुई है अभी की, जो क्राइम्स की रेट है वो ज़्यादा बढ़ रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि कुछ रिलेशन है सोशल मीडिया और क्राइम्स के बीच में, और अगर है तो किस तरीके के जराइम ज़्यादा हमें कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है और कौन है जो ये विक्टिम होते हैं इन क्राइम्स के? अब देखिए, मैं बात करूंगी, अगर 5 साल पहले की ही बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में साइबर क्राइम जो रिपोर्ट हुए थे दे वेर इन थाउजेंड्स, एंड इन 2023 साइबर क्राइम इंडिया में जो रिपोर्ट हुए हैं वो मोर देन 15 lakhs हैं। तो आप परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन साइबर क्राइम आप देख सकते हैं इससे। और जो हिसाब से सर ने भी बोला कि सोशल मीडिया हर जगह पहुंच चुका है, अब हर बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन है, तो ऑब्वियसली वो एक जो वर्ल्ड है वो डिफरेंट हो चुका है, एंड पुलिसिंग में भी ये वर्ल्ड बहुत डिफरेंट हो चुका है। एंड मैं अभी फील्ड में थी तो मैंने देखा है ये बात कि हर पहलू से जुड़ा हुआ है सोशल क्राइम अभी। तो सोशल मीडिया, बिकॉज अभी कोई प्राइवेट लाइफ हमारी रह नहीं गई है, वी आर पुटिंग एवरीथिंग ऑन इंटरनेट, एंड इंटरनेट पे जो चीज़ जाता है वो हटता नहीं है वहाँ से। तो अभी छोटे छोटे क्राइम भी, अगर किसी को साइबर बुलिंग करना है, जैसे किसी ने किसी का फ़ोन नंबर ही मीडिया में डाल दिया, उसकी हरासमेंट शुरू हो जाती है। तो ऐसे छोटे लेवल के भी क्राइम हैं, और एक बड़े लेवल का क्राइम है जिसमें आप फाइनेंशियल क्राइम मान लीजिए या क्राइम रिलेटेड टू नेशन मान लीजिए। तो ये क्राइम हर तरीके के हो रहे हैं सोशल मीडिया पे एंड साइबर स्पेस में, और इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। और पुलिसिंग का स्पेस अभी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, एंड हम लोग अभी उस हिसाब से डेवलप नहीं हुए हैं कि जिस हिसाब से हमारे क्राइम्स बढ़ रहे हैं। तो पुलिसिंग में भी अभी काफ़ी ओवरहॉल करने की ज़रूरत है कि हम लोग जितने मीडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं साइबर क्राइम, अभी आई थिंक उसकी परसेंटेज बहुत कम है, एंड एक्चुअल में अगर आप देखने जाएंगे कि कितने साइबर क्राइम हो रहे हैं, उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है जी अभी के टाइम पे। जी बहुत आपका शुक्रिया। आपसे और भी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फैसल आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आप एक यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ। पीयर प्रेशर जब हम बोलते हैं, जब ये हमारे पास ये जो ट्रेंड्स हम देखते हैं कि किस तरीके के वहियात स्टंट्स या किस तरीके के वहियात ट्रेंड्स हैं जो कि बहुत ख़तरनाक है एक इंडिविजुअल के लिए भी, तो एक इस ट्रेंड में फंस जाना, उन ट्रेंड्स को फॉलो करना, क्या स्पाइरल है और कैसे एक आम इंसान या एक यूथ इसमें दैट फेल इनटू द प्रे इनटू दैट स्पाइरल? हाँ, द थिंग इज़ कि जैसे सर ने भी बात की फोमो के बारे में, दैट इज़ द मेन रीज़न कि लोग या बच्चे या स्टूडेंट्स क्यों जा रहे हैं इन ट्रेंड्स के बीच में। लाइक इन 2019 आई गेस देयर वाज दिस वन पर्टिकुलर चैलेंज जिसका नाम था ब्लू व्हेल चैलेंज। तो उसमें क्या होता था कि द ऐप यूज टू टेल यू कि आपको खतरनाक स्टंट्स करने हैं, या तो स्टंट्स थे या यू हैव टू हर्ट योरसेल्फ, या कोई ऐसा टास्क करना था जिससे आप पे बहुत ज़्यादा यू कुड बी हर्ट विद दोज टास्क। तो ऐसी ट्रेंड्स चली एंड पीपल यूज टू फॉलो दोज, एंड इवन बहुत सारी डेथ्स भी हुई ड्यू टू दोज चैलेंज। अब क्या होता है कि देयर इज अ क्रिएशन ऑफ एन एटमॉस्फेयर सोशल मीडिया की वजह से, वेयर व्हाट हैपेंस इज कि जो भी लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, दे पोस्ट देयर स्टोरीज
या वो अपनी रील्स वहां पे डालते हैं, उससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है दैट वी आर मिसिंग आउट समथिंग, एंड दैट इज द रीजन जो उनको ले जाता है ये स्टंट्स करने के लिए, बिकॉज दे वांट टू प्रूव कि हाँ हम भी कुछ कर रहे हैं, दे वांट टू हैव दैट अप्रिसिएशन जो उनको वहां से मिल रही है, और जो इंस्टेंट लाइक्स इंस्टेंट कमेंट्स जो मिलते हैं दैट इज ग्रेटिफिकेशन जिससे मिल जाती है स्टूडेंट्स को या यूथ को, जो ग्रेटिफिकेशन मिल जाती है वहां से, एंड दैट इज द रीजन कि वो उनको उन चीजों पे जो है मजबूर कर देते हैं. एंड देयर इज वन मोर थिंग इन्वॉल्व इन दिस, दैट इज कि अब द थिंग इज व्हाई इज दिस हैपनिंग, क्या हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्यूशंस नहीं है कि दैट आवर यूथ शुड गो समवेयर एल्स, वो अपनी एनर्जीज कहीं और पे स्पेंड करे. अब इसमें केस ये है कि देयर इज अ लॉट ऑफ पेयर प्रेशर आल्सो ऑन स्टूडेंट्स, जहां पे उनको बोला जाता है यू हैव टू कॉन्स्टेंटली परफॉर्म बेटर. अब उनके पास उतनी एवेन्यूज नहीं होते हैं. इट्स लाइक कि आप हर एक स्टूडेंट को क्लास में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं एंड यू टेल ईच एंड एवरीवन कि आपको फर्स्ट आना है, सो इट्स नॉट पॉसिबल. तो वहां पे हमारा भी कहीं पे पेरेंट्स एज पेरेंट्स वी फेल देयर, जहां पे हम बहुत ज्यादा पेयर प्रेशर डालते हैं अपने बच्चों पे, जिसकी वजह से टू वेंट देयर इमोशंस, जो उन पे स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है उसको वेंट आउट देने के लिए दे फाइंड सोशल मीडिया, जो कि बहुत इजीली एक्सेसिबल होता है उनके लिए. एंड विद दैट व्हाट हैपेंस इज कि दे स्टार्ट ट्रोलिंग समवन, या अगर किसी को बहुत ज्यादा बिल्डअप हो गया है अंदर, ही वांट्स टू जस्ट एक्सप्रेस दैट, तो उसकी वजह से वो सोशल मीडिया पे आ जाता है एंड देन ही स्टार्ट्स ट्रोलिंग समवन, किसी के ऊपर ऐसे कमेंट्स कर दिए या कोई पोस्ट देख लिया, ऑनलाइन हैरासमेंट, साइबर बुलिंग स्टार्ट कर दी, और मे बी इट्स साइबर स्टॉकिंग. साइबर स्टॉकिंग इज बहुत ज़्यादा, इट्स अ वेरी मेजर थिंग दैन साइबर हरासमेंट. तो इसी में आ जाता है यू स्टॉक समवन, उसको फॉलो करना, कॉन्स्टेंटली उसको रिक्वेस्ट देना, यू इवन हरास देम बाय सेइंग कि अगर तुमने कॉन्टैक्ट नहीं किया तो ऐसा कर दूंगा. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी सी बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया, व्हाट्स हैपनिंग. केसेस जो हमने रिसेंटली देखे कि किस तरीके से, न कि खाली अगर हम जेंडर वाइज बात करें कि औरतों के साथ, बल्कि मर्दों के साथ भी या लड़कों के साथ भी ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं जहां पे उनको ऑनलाइन हैरेस किया जाता है या उनको ब्लैकमेल किया जाता है. ऐसे भी केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं. और भी चीजें हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं. सौरभ जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, चूंकि हमने यहाँ साइबर क्राइम्स की बात की, तो हमें ये पता है कि साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, हम इनको रोक तो नहीं सकते हैं, सोशल मीडिया को भी रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अब एक अवेयरनेस फैला सकते हैं. हम अवेयर हो इस चीज़ के बारे में कि हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं एक इंडिविजुअल लेवल पे भी. तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से साइबर क्राइम को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो इंसान अपना सकता है अपनी लाइफ में. देखिए, हमने पहले डिस्कस किया साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स के बारे में, तो उन्हीं से हमारे जो है प्रिकॉशंस भी निकल के आते हैं. एज अ पेरेंट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, और एज टीचर्स जो यंगर जनरेशन है उसको शुरुआत से साइकोलॉजिकल काउंसलिंग पर्टेनिंग टू द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो हमारे करिकुलम में कहीं बना होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं भी चाहेंगे तो बच्चों को एक्सेस तो है ही, तो उनको पहले ही आपको अवेयर कराना है कि जैसे फॉर इंस्टेंस द नंबर ऑफ आवर्स यू आर स्पेंडिंग ऑन द स्क्रीन, दिस इज़ वेरी क्रिटिकल. सोशल मीडिया पे आप जब किसी को फ्रेंड बनाते हैं तो आपको उसका पूरा जो बैकग्राउंड चेक है वो ज़रूरी होना चाहिए. उसके बाद आपके जितने भी जो सॉफ्टवेयर्स हैं या आपके एप्लीकेशंस हैं उन पे हमेशा आपको डबल ऑथेंटिकेशन प्रोसेस मेंटेन करना चाहिए, जिसके अंदर आपको एक QR कोड वगैरह आता है या आपको एक मैसेज आता है. साथ ही साथ आपकी जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आप 2 मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना फाइनेंशियल जितना भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो आप एक डिवाइस पे रखें, और जो दूसरा डिवाइस जो आप सोशल पे यूज करते हैं उसको आप एक सेपरेट डिवाइस रखें. इस तरह की आप ख्याल रख सकते हैं. पेरेंट्स को ये भी ध्यान रखना है कि जिस तरह हम बच्चों के बारे में बड़े अवेयर होते हैं कि ये कहीं ड्रग एडिक्शन में तो नहीं जा रहे या डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे, साथ साथ हमें सोशल मीडिया भी उनका चेक करना चाहिए. और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी ऑनलाइन गेमिंग अगर देखी जाए तो उनमें बेट्स लगाते हैं बच्चे, तो माँ बाप को ये भी देखना चाहिए कि ये पैसे जो हैं ये कहाँ पे खर्च करें. जिस तरीके से आपने बोला कि वो एक एडिक्शन को लेके जैसे हम अवेयर है या हम उसके लिए प्रिकॉशंस लेते हैं, सेम ऑनलाइन गेमिंग क्रेडिट कार्ड्स का एक्सेस है आजकल, क्योंकि स्कूलों की फीस और कॉलेज की फीस वगैरह सब ऑनलाइन होती है, तो क्या वो उसका मिसयूज तो नहीं कर रहे. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो मतलब सोशल मीडिया एनीवेयर टू एनीवेयर एक्सेस देता है, एनी टाइम एक्सेस. तो अगर कोई छोटा बच्चा है तो कोई अडल्ट उनको एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा, फेक आइडेंटिटी बना के. आपको पता है बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं इसमें, लाइक मैन अपोजिंग लाइक विमेन एंड अदर वे अराउंड ऑल्सो. और उसके बाद फिर कहीं जिसको हम आजकल कहते हैं रोमांस स्कैम्स, कि भाई somebody extracts money out of another male by posing like a female. तो ऐसे काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं. कश्मीर में मुझे लगता है हमने रिसेंटली कई सारे ऐसे केसेस देखे. जी हाँ, आपको मीडिया में रेगुलर. जी हाँ. और इसके अलावा एक और एस्पेक्ट ये भी है कि बहुत सारी सोशल मीडिया के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, चाहे आपका मेटा है या AI से आपकी लर्निंग्स वगैरह हैं, लर्निंग ऐप्स हैं. मगर मैंने देखा है कि जब बच्चे उस पर जाते हैं तो पेरेंट्स से सोच रहे हैं कि वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं डिस्कॉर्ड पे
या गूगल क्लास अटेंड कर रहे हैं, मगर वो सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ऐप्स पे बहुत ज़्यादा एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम होना चाहिए, एंड इट शुड बी रेशन्ड बाय द पेरेंट्स एंड बाय द टीचर्स। आई थिंक ये बहुत क्रिटिकल है। और दूसरा ये भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे पुराने अच्छी क्वालिटीज़ थी, जैसे कि कश्मीर या जम्मू की इतनी खूबसूरत वादियाँ, लोग स्पोर्ट्स में बच्चे जाएं, फिजिकल एक्टिविटी में जाएं, एक्चुअली वन टू वन इंटरेक्शन डेवलप करें, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करें, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ा बहुत रिलीजन पे भी कॉन्सेंट्रेट करें। तो वो सारी चीज़ों का जो टाइम है वो सब सोशल मीडिया जो एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है रैशनिंग ऑफ टाइमिंग ऑफ सोशल मीडिया इज़ वेरी क्रिटिकल। मुझे लगता है वही आपने एक खूब बात कही कि पेरेंट्स को भी वो चीज़ मॉनिटर करनी है। और मुझे लगता है एक यूथ जब उसको ये समझ आ जाती है कि सही क्या है गलत क्या है, वो सेल्फ मॉनिटर भी कर सकते हैं। जिस तरीके से स्क्रीन टाइम है तो डिजिटल वेलबींग टूल के ज़रिए से हम देख सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं कि हम कितना स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहे हैं, उसको कम कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपने, लेकिन एक बात का जिक्र किया, फेक आइडेंटिटीज़ या एनोनिमस जो आईडीज़ होते हैं। चूंकि सोशल मीडिया के ज़रिए जहां क्राइम्स होते हैं वहां पे सोशल मीडिया के ज़रिए एविडेंसेस को गैदर करना भी हमारे पुलिस के लिए आसान हो गया है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि लेकिन एक चैलेंज जो रहता है वो है कि जहां पे इंक्रिप्टेड मैसेज है, चैट है या ऐसा कुछ एनोनिमस आइडेंटिटी है, उनको आप किस तरीके से टैकल करते हैं इस चैलेंज को? देखिए, सोशल मीडिया पे जो क्राइम्स अभी हो रहे हैं वो बहुत चैलेंजिंग है पुलिस के लिए एट प्रेजेंट स्टेज, क्योंकि जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो इंडिया से रन नहीं होते हैं, सारे बाहर से होते हैं। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आपको कितने इन्फॉर्मेशन वो देते हैं, बिकॉज उनके लॉज अलग हैं, आपके लॉज अलग हैं। बट ये कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के तरफ से ताकि एक पर्टिकुलर लॉ पे ला करके उनको रखा जाए, और वो जो एनोनिमिटी देती है सोशल मीडिया उसको हम लोग एज एटलीस्ट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो उसको खत्म कर पाएं। फेक आईडी की आप बात करेंगे, ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे केसेस देखे हैं। इवन मेरी फेक आईडी बना करके लोगों ने पैसे मांगे हैं किसी से, एंड लोगों ने पैसे दे भी दिए। तो मैं ये बोलूंगी पब्लिक से भी और जनरल फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि पहली बार मुझसे पैसा मांगा है तो मैं दे देता हूँ, बिना बात किए भी दे दिया है आईडी पे पैसा। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो जैसा अभी के टाइम पे जस्ट डोंट डिपेंड ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि आप फिजिकली भी बात करते हैं, आप फोन उठा करके बात कर सकते हैं कि अगर आपका फ्रेंड कोई पैसा मांग रहा है तो आप फोन उठा के बात कर सकते हैं, तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है। वो लोग, मैंने देखा है फ्रेंड्स भी एक दूसरे को पैसे दे दिए हैं कि सोशल मीडिया पे उसने मांगा है कि मुझे जरूरत है, मैसेजेस पे मांगा है। आप बहुत सारे केसेस देखे होंगे जिसमें सीनियर ऑफिसर्स के नंबर फेक बनाए गए हैं, उसमें फोटोज लगा दिया है सीनियर ऑफिसर्स का, एंड दे आर आस्किंग फ्रॉम देयर जूनियर्स कि मुझे पैसे की जरूरत है। एंड जूनियर ऐसे मतलब हैं कि उन्होंने सीनियर से पूछ भी नहीं पाए कि सर आपको पैसे क्यों चाहिए, एंड उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है पैसा। ऐसे बहुत सारे स्कैम्स आए हैं। तो पब्लिक को, जनरल सिटीजन्स को, जैसे हम अपने फिजिकल स्पेस में हम जितना कॉशियस रहते हैं, हमें सोशल मीडिया पे, हमें वर्चुअल वर्ल्ड में भी उतने कॉशियस रहने की जरूरत है। जी, सही बात है। और मुझे लगता है कि अभी के ज़माने में, इस सोशल मीडिया के ज़माने में हमें फैक्ट चेक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें क्रॉस चेक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जिस तरीके से सिनेरियो बना हुआ है, हमें खुद को बहुत अपडेट रखना है उन चीज़ों को भी लेके। फैसल, आप हमें बताइए कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंस जहां पर आप भी इस सब चीज़ों के शिकार हुए हो, साइबर क्राइम्स, साइबर बुलिंग या जो ऑनलाइन स्कैम्स हम देखते हैं, तो आपको लगता है कुछ इन्फ्लुएंस, अगरचे डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली भी आपको लगता है कुछ इन्फ्लुएंस होता है, चाहे साइकोलॉजिकली हम बात करें या एक डायरेक्ट एक यूथ पे कुछ इन्फ्लुएंस इस सब का, जो ये ऑनलाइन स्कैम्स इतने सब, वो जो ट्रस्टवर्दीनेस होती है वो खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली। आई थिंक हम में से आजकल देयर विल बी ऑलमोस्ट फ्यू पीपल जिनके साथ ऐसे स्कैम्स ना हुए हों और जो शिकार ना हुए हों, और समवन हैज़ नॉट रीच्ड टू देम। आई रिमेंबर वंस मैंने ऑर्डर किया था एक, आई हैड अ बुक जो मुझे पहुंचने वाली थी, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था एज को ऑथर। अब वो पहुंचने वाली थी एंड बट इट डिड नॉट रीच। तो मुझे, अब मैंने उनके साथ कॉन्टैक्ट किया, आई फाउंड इट ऑन गूगल, आई कॉल्ड देम, मैंने उनके साथ बात की, ये ऑर्डर क्यों नहीं पूछा। फिर उन्होंने मुझे वहां से बोला था आप ₹1 ट्रांसफर कर दो, आपका ऑर्डर जो है वो अभी रुका हुआ है।
आई चेकड ऑन गूगल, पूरे डिटेल्स निकले, कॉन्टैक्ट्स पूरे निकले, आई इवन कॉल्ड देम। फिर जब उसने ऐसा कहा देन आई टोल्ड हिम मैंने ऑलरेडी प्री पेमेंट कर लिया है, दैट व्हाई शुड आई पे यू, इट्स नॉट अबाउट 1 रुपीज बट व्हाई शुड आई पे यू। तो वो उनका काम है, उनको पहुंचाने। आई ऑलमोस्ट गॉट स्कैम्ड, मैं ऑलमोस्ट उनको वो 1 रुपी ट्रांसफर करने वाला था, बट देन इवेंचुअली आई थॉट कि ऐसे तो स्कैम्स हो रहे हैं। आई इवन टोल्ड हिम फोन पे कि सर ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं, हाउ डू आई नो कि आप स्कैमर नहीं है। ये मतलब नहीं नहीं आपका ऑर्डर फंस गया है तो ये आ जाएगा आपको। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस बिकॉज द वे दे प्रेजेंट अपने आप को, आपको पूरा लगेगा कि हाँ दिस इज लेजिट, दिस इज ऑथेंटिक। आप उनके हैंडल्स चेक करेंगे, यू विल लिटरली फाइंड कि हाँ दिस इज द राइट पर्सन, ये लेजिट है। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस। जब आपको ऐसी मैसेजेस आए खासकर स्कैमर्स के तौर पे, इवन वी हैव आवर JNK बैंक, वो इवन मैसेज भेजते हैं कभी दैट वी नेवर कॉल यू, हम आपको कभी कॉल नहीं करते हैं। अगर आपको कोई कॉल कर रहा है, इट्स आस्किंग यू फॉर डिटेल्स, तो आप डिटेल्स ना दें। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट बिकॉज स्कैम्स तो होते रहे हैं एंड नेवर वेज आर बीइंग फाउंड बाय दोज स्कैमर्स कि वो आपको कैसे रीच करेंगे। इवन रिसेंटली देयर वाज दिस ट्रेंड हैपेंड, श्रीनगर में ही हुआ था शायद। लोग क्या करने आते थे, दे यूज्ड टू कम फॉर सर्वेज। तो घर से घर वो जा रहे थे, वो सर्वे बोलते थे कि हम पूरी मशीन साथ हैं, दे यूज्ड टू टेल हम सर्वे कर रहे हैं, हम सर्वे से आए हैं, एंड देन दे यूज्ड टू टेक देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनसे ली गई थी एंड ऑलमोस्ट मेनी पीपल गॉट स्कैम्ड। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस। आप फैक्ट चेक करें, आप कंफर्म करें, आप गूगल पे जाके ऑफिशियल देख सकते हैं, इज इट ऑफिशियल, उनके साथ कांटेक्ट करें, सो यू कैन फाइंड इट देयर। शुक्रिया फैसल, ये अहम पॉइंट्स रखने के लिए। चूंकि टाइम भी बहुत कम होता है, इसलिए आपसे और जानने की कोशिश करेंगे। जो प्रिवेंटिव मेजर्स की हमने बात की, हम जब देखते हैं कि सोशल मीडिया पे हम प्रिवेसी का, जिस तरीके से आपने बोला, उसका ख्याल किस तरीके से एक इंडिविजुअल रख सकता है अपनी प्रिवेसी को लेके? देखिए, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका एक्सेस पूरे वर्ल्ड को अवेलेबल है। तो मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये प्रॉब्लम जब आई, तो बहुत सारे कोर्ट केसेस और लिटिगेशन के बाद उनको ये कहा गया कि उसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स हैं। आप किसको अपने पर्सनल स्पेस में लाना चाहते हैं, किसको आप बिफ्रेंड करना चाहते हैं, किसको आप अनफ्रेंड करना चाहते हैं, आपके जो फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो किसको एक्सेसिबल होंगे, किसको नहीं एक्सेसिबल होंगे। पर इसके लिए लैक ऑफ एजुकेशन के कारण जो बच्चे उस पर जाते हैं वो सारा अपना प्रोफाइल ओपन रखते हैं। तो वहाँ इंपॉर्टेंट है कि आप वो सारे फीचर्स को यूज़ करें, आप मैक्सिमम उसमें प्रोटेक्शन इस्तेमाल करें। मल्टीपल डिवाइसेस आप यूज़ कर सकते हैं कि जो फाइनेंशियल आपका जितना भी बैंक अकाउंट्स वगैरह है उसको आप अलग डिवाइस पे रखें, और जहाँ पे आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उसको अलग डिवाइस पे रखें। इसके अलावा डबल लेवल एनकोडिंग जो होती है, जिसमें आपको एक पासवर्ड भी आता है और बाद में आप उसको वेरीफाई करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि आपको मतलब सोशल मीडिया जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो जनरली मोस्ट ऑफ दी सॉफ्टवेयर आर बंडल्ड सॉफ्टवेयर्स। मतलब अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो ट्विटर भी उससे लिंक्ड अप है। तो आप जब किसी एक सॉफ्टवेयर में अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो दूसरा सॉफ्टवेयर भी उसको ले लेता है। एक बहुत जो फ्रीक्वेंटली जो सोशल मीडिया में जो क्राइम्स होते हैं उसमें 4 एस्पेक्ट यूज़ किए जाते हैं। एक फियर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग क्विडिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक मैसेज आया कि आपका बैंक अकाउंट क्लोज किया जा रहा है, आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो रहा है, फटाफट आप अपनी ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। एक दूसरा एस्पेक्ट यूज किया जाता है क्यूरोसिटी, कि आपको मतलब एक ऐसा एक न्यूज आइटम आएगा जिसमें आपको दिखाई देगा कि भाई एक स्कूटी जो है वो 250 रुपए में मिल रही है, ठीक है। तो आपके मन में क्यूरोसिटी आएगी कि भाई ये कैसे मिल रही है, तो वो क्यूरोसिटी का इस्तेमाल करते हैं। या फिर वो ट्रस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ट्रस्ट मतलब कि आपका कोई सिग्निफिकेंट अदर जो बहुत क्लोज है उनका फेक प्रोफाइल बना के उनसे आपको मैसेज भेजेंगे। जैसे अभी एसएसपी मैडम ने मेंशन किया कि वो आपके अपने किसी रिलेटिव से कोई पैसा मांग रहा है या कोई बेनिफिट मांग रहा है, वो बहुत छोटी रकम मांग रहा है, मतलब थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे, कि आपको लगेगा कि इतने कम रकम तो देने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, स्कैम हो जाएगा ये। उसके बाद एक अल्ट्रुइस्टिक मोटिव के कई बार वो आपसे मांगेंगे कि भाई कहीं ज़कात करना है, कोई चैरिटी है, कोई किसी बच्चे को कैंसर है, हीमोफीलिया है, ऐसा फॉल्स फेक प्रोफाइल बना के। तो बेसिकली ये 4 जो मोटिव्स हैं, मतलब फियर है, क्यूरोसिटी है और साथ में आपका कोई ट्रस्ट है, कोई अल्ट्रुइस्टिक मोटिव है, इसका इस्तेमाल वो करते हैं जो भी क्राइम कमिट करते हैं। तो आपको ये रियलाइज करना है कि आपका मतलब आपका बहुत क्विक रिएक्शन नहीं होना चाहिए, और अगर कोई भी चीज़ है उसको आप वेरीफाई करें, क्रॉस वेरीफाई करें। और खासतौर पे जो टीनेजर्स और बच्चों के लिए इट इज़ नेसेसरी कि अडल्ट्स उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एक्सेस ना दें। जैसे आपका कोई बड़ा क्रेडिट कार्ड है, अगर बच्चे को आपको फाइनेंशियल एक्सेस देना, आप छोटी रकम का एक छोटा कार्ड बना के उसको दे दें, ताकि अगर मैक्सिमम क्राइम हो भी तो 1000-2000 रुपए की रकम भी जाएगी तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो आपका जो बेसिक फैमिली का जो बैंक अकाउंट है जहां पे आपका बजट चलता है उसको आप ना कनेक्ट करें। और मुझे लगता है सोशल मीडिया के इस जमाने में ना हमें आदत हो गई कि हम चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं बगैर इसके कि हम चीज़ों पे रिस्पॉन्ड करें। तो चीज़ों पे रिएक्ट करने के बजाय हमें चीज़ों पे रिस्पॉन्ड करना सीखना है, क्योंकि तब हम टाइम लेंगे सोचने के लिए, तब हम फैक्ट चेक में भी करें।
तो तनुश्री जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, चूंकि प्राइवेसी आपके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जहां पर सोशल मीडिया पे क्राइम करना आसान है, वहीं पर एविडेंसेस कलेक्ट करना भी आसान है, क्योंकि इन्होंने अपनी आइडेंटिटीज वहां पे रखी होती है। तो लेकिन एक प्राइवेसी का इशू है कि एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी कंप्रोमाइज तो नहीं हो रही है, तो उस अपने इन्वेस्टिगेशन करना और एक प्राइवेसी को मेंटेन करना, इसको किस तरीके से आप बैलेंस करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन में? देखिए, जब पुलिस के पास कोई केस आती है तो फिर वी कीप सैंक्टिटी, जो प्राइवेसी है और जो सिक्योरिटी है उसका, बट ये इतना ओपन स्पेस है कि ये बहुत बार पुलिस के हाथ में ही नहीं रहता है। इंटरनेट पे मैं कहूँगी कि देयर इज नथिंग लाइक प्राइवेसी। आपके हर सोशल मीडिया या हर प्लेटफॉर्म एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मैं बच्चों को भी हमेशा जब भी स्कूल कॉलेजेस में जाती हूँ, आई ऑलवेज टेल देम कि आप ऐसी कोई भी चीज़ इंटरनेट पे ना डालें, अपने कोई फोटोग्राफ्स या अपना कोई डिटेल जो आप नहीं चाहते हैं कि वो बाहर निकले, बिकॉज एक बार वो चला गया तो बहुत मुश्किल है कि आप उसको ट्रैक कर पाएं कि वो डेटा किस किस प्लेटफॉर्म ने माइन किया है और उस डेटा का यूज कर रहे हैं। तो प्राइवेसी सोशल मीडिया पे बहुत मुश्किल है रखना। अपने फोटोग्राफ्स, अपने इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप इंटरनेट पे ना डालें, और उसको अगर आपको रखना है अलग से तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके छोटे ग्रुप्स होते हैं, उसमें आप शेयर करें। अब इंस्टाग्राम में आप डालेंगे तो आप कितना भी अपना प्रोफाइल लॉक करके रखें, वो फिर भी बाहर निकल ही आता है। तो प्राइवेसी बहुत मुश्किल है, एंड एनोनिमिटी जो देती है सोशल मीडिया लोगों को, उसके कारण ये दूसरों की प्राइवेसी थोड़ी इसमें इन्वेड हो जाती है। एंड सिक्योरिटी का जो एस्पेक्ट है ये बहुत मुश्किल हो जाता है मेंटेन करना बिकॉज ऑफ इंक्रिप्शन एंड एनोनिमिटी। पर जैसे फिजिकल स्पेस में होता है कि देयर शुड बी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपके सिविल सोसाइटी को रेगुलेट करती है, तो सोशल मीडिया पे भी सेम चीज़ें फॉलो होती हैं। एंड देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अगर पकड़े जाएंगे क्रिमिनल्स तो ऑब्वियसली दे विल बी बिहाइंड बार्स, और जो भी उनके ऊपर लॉ के हिसाब से एक्शन लेना चाहता है। तनुश्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ऑडियंस को अवेयर करने के लिए। आप सब मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। उम्मीद है कि जिन भी प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में आज हमने बात की, उन्हें हम अपनी ज़िंदगी में अमलाएंगे। नाज़रीन, अगले शुमारे में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नया मौजू लेके। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।